दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारत की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं या महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं विद सॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक है हमारा सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। इसके 35 से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनकी साथ में व्याख्या दी गई है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण नारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो यह क्लास आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसे कि एक स्टेटमेंट था उनका कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट आप इधर देख सकते हैं कि अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे और इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्टेटमेंट दिए और बहुत सारा कार्य भी किया, सिर्फ भारत में ना बल्कि अन्य देशों में भी इनकी बहुत ख्याति है। तो चलते हैं, देखते हैं इनके विषय में चर्चा करते हैं। टॉपिक पर आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस जी का है। अगला, इस प्रकार की इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं। यह सुभाष चंद्र बोस आपको दिख जाएंगे। और यह आज़ाद हिंद फौज का जो तिरंगा था उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस समय का यह आज़ाद हिंद फौज के हाथ में जो तिरंगा दिया गया है उसका चित्र है। और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा कलरफुल में आप इसको देख सकते हैं कि इसमें ऊपर आज़ाद और नीचे हिंद लिखा हुआ है और बीच में चीते का निशान या चीते का सिंबल है। और एक सिंबल दिखाते हैं हम आपको, यह चित्र आज़ाद हिंद फौज का यहाँ पर देख सकते हैं। चलते हैं, शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों से और इसकी व्याख्या पर चर्चा भी करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि व्याख्या से एक के साथ में कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए व्याख्या को पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। प्रश्न सिर्फ वही प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में पूछेंगे, लेकिन आज के ट्रेंड में अगर देखें तो क्वेश्चन से रिलेट करके दूसरे प्रश्नों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है ए कटक, बी कलकत्ता, सी मिदनापुर, डी मुर्शिदाबाद। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर कटक, जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। और उड़ीसा और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उड़ीसा चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। चावल का कटोरा का उड़ीसा का कटक क्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध है। तो देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 हरिपुरा एवं वर्ष 1939 त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। चलते हैं, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ए. इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी. आज़ाद हिंद फौज, सी. रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, डी. फॉरवर्ड ब्लॉक। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? ए. 1936 में, बी. 1937 में, सी. 1938 में, डी. 1939 में। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में। और यह क्वेश्चन यूपी लोअर सब प्री 2008 में और यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. भगत सिंह, डी. बी.आर. अम्बेडकर। इनमें से इसका सही उत्तर यहाँ पर बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, INS या INA मानसिक पुत्र था कौन? यह क्वेश्चन कोड के माध्यम से बताना है। जो थोड़ा प्रश्न यहाँ पर और थोड़ा प्रश्न आगे है। यहाँ पर इसके 2 कथन दिए गए हैं, लेकिन पहले हम इन 2 कथनों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 दिया गया है, ज्ञानी प्रीतम सिंह का INA मानसिक पुत्र था। ज्ञानी प्रीतम सिंह का। नंबर 2 मोहन सिंह का। और नंबर 3 देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का। नंबर 4 मेजर आई वाची फुजीवारा का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये देखा जाए कि INA मानसिक पुत्र था किसका? तो कोड के माध्यम से यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा नंबर 1 था, यानी कि 1 नंबर। और इसके अतिरिक्त चार नंबर भी था। तो यहाँ पर 1 और 4 नंबर जहाँ पर हो उसको हम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, कटेगा 1 और 4 डी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न से पहले हम देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है, दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे।
श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आईवाची फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फुजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया था। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? A. सुभाष चंद्र बोस, B. मोहन सिंह, C. चंद्रशेखर, D. भगत सिंह। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर B. मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी INA यानी कि आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? A. मोहन सिंह, B. निरंजन सिंह गिल, C. शाहनवाज, D. सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह को, और आज़ाद हिंद फौज को ही INA नाम अंग्रेजी में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई? A. 1940 में, B. 1941 में, C. 1942 में, D. 1943 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर C. 1942 में। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न से पहले यहाँ पर देखेंगे हम इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है, व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च-अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधि समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि KPK मेनन, नेताम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया।
सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। ए मोहन सिंह, बी प्रीतम सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी शाहनवाज खां। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए मोहन सिंह ने इसकी नींव डाली थी आज़ाद हिंद फौज की, इसलिए इन्हें प्रथम सेनापति कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। ए 26 जनवरी 1930 को, बी 8 अगस्त 1942 को, सी 21 अक्टूबर 1943 को, डी 18 फरवरी 1946 को। इसमें इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। ए 21 अक्टूबर 1943 को, बी 22 अक्टूबर 1943 को, सी 23 अक्टूबर 1943 को, डी 24 अक्टूबर 1943 को। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1943 को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। ए जापान में, बी तत्कालीन बर्मा में, सी सिंगापुर में, डी तत्कालीन मलय में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। किसके अस्तित्व में आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्कालीन मलय में। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे। नंबर 1 फेडरेटेड मलय, नंबर 2 अनफेडरेटेड मलय, नंबर 3 स्टेटस सेटलमेंट, नंबर 3 तृतीया यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 मलक्का, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। अगला देखते हैं नंबर 2 डिंडिंग, वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। नंबर 3 पेनांग, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। नंबर 4 सिंगापुर, अगस्त 1963 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया था। इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब
सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ए. बटुकेश्वर दत्त, बी. रास बिहारी बोस, सी. राम प्रसाद बिस्मिल, डी. सूर्य सेन। इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी. रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या देखेंगे हम। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? ए. टोक्यो, बी. रंगून, सी. बर्लिन, डी. दिल्ली। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. रंगून में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA से जुड़े हुए नहीं थे? ए. राशिद अली, बी. शाहनवाज, सी. PK सहगल, डी. BC दत्त। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो इससे जुड़े हुए नहीं थे आज़ाद हिंद फौज से, तो हो जाएगा BC दत्त। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। बाकी यह सभी लोग आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर देख लेंगे हम इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को जो दिया है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार करें। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सज़ा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई। BC दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न यह गया है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ए. महात्मा गांधी, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. भगत सिंह। किसने कहा था? तो यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्टेटमेंट आप सभी लोगों को पहले से ही पता होगा। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों को आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तब यह कथन उन्होंने कहा था, यह स्टेटमेंट दिया था सिंगापुर के मलय में, तत्कालीन मलय में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस
से कौन जुड़े हुए और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ए. जयप्रकाश नारायण, बी. बैकुंठ शुक्ल, सी. शीलभद्रयाजी, डी. रामनारायण प्रसाद, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर बताना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें कि किसने कहा था कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े हुए और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो यह शीलभद्र याजी थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को दिया गया है। शीलभद्र याजी के एक स्वतंत्र सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय स्वातंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ए. लाला हरदयाल, बी. रास बिहारी बोस, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. BD सावरकर। इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें कि भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्रीडम इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। व्याख्या दी गई है इसकी। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। वे वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी और बची है इसकी व्याख्या। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? ए. रास बिहारी बोस, बी. वल्लभ भाई पटेल, सी. लक्ष्मी स्वामीनाथन, डी. सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी. सुभाष चंद्र बोस द्वारा लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। व्याख्या देखेंगे इसकी। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थीं। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ए. महात्मा गांधी, बी. राम मनोहर लोहिया, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर
सी रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण थोड़ी सी व्याख्या को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को दिया गया है। जय हिंद किसका नारा था? ए JL नेहरू का यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का। बी सुभाष चंद्र बोस का। सी भगत सिंह का। डी BG तिलक का यानी कि बाल गंगाधर तिलक का यह नारा था। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि जय हिंद किसका नारा था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है जय हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ए 12 नवंबर 1945 को। बी 11 नवंबर 1945 को। सी 5 नवंबर 1945 को। डी 10 नवंबर 1945 को। इसमें इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए 12 नवंबर 1945 को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? ए अरोड़ा आसफ अली को। बी शाह नवाज को। सी राशिद अली को। डी रास बिहारी बोस को। इन चारों ऑप्शनों में से किसे या किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था? इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। व्याख्या दी गई है इसकी। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सज़ा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भोला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? ए गुरबख्श सिंह। बी प्रेम सहगल। सी मोहन सिंह। डी शाह नवाज। इनमें से इसका सही उत्तर बताना है कि आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था, यानी कि मुकदमे की सुनवाई में नहीं गए थे। इसका राइट आंसर बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा सी मोहन सिंह मुकदमे का सामना नहीं किया था। व्याख्या देख लेंगे इसकी एक बार हम। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं
अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए गए, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख पी.के. सहगल, शाहनवाज एवं गुरबख्श सिंह ढिल्लन को एक साथ अभियुक्त बनाया। बचाव पक्ष की ओर से भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और नेहरू वकील थे। नेहरू ने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का अपना पद लबादा पहना था और इसके देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? ए. भोला भाई देसाई, बी. कैलाशनाथ काटजू, सी. सर तेज बहादुर सप्रू, डी. जवाहरलाल नेहरू। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए. भोला भाई देसाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को दिया गया है। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भोला भाई देसाई ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ए. सी.आर. दास, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. M.A. जिन्ना, डी. सर टी.बी. सप्रू। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी. सर टी.बी. सप्रू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? चार ऑप्शन हैं। ए. भोला भाई देसाई, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी. डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू। इसमें इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के वकील थे? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. सी. राजगोपालाचारी, सी. अरोड़ा, आसफ अली, डी. भोला भाई देसाई। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा एक से अतिरिक्त, क्योंकि यहाँ पर अरोड़ा, आसिफ अली और भोला भाई देसाई दोनों थे। तो यह क्वेश्चन की मिस्टेक समझें या जो भी आप समझ सकते हैं, सॉरी। सी तथा डी दोनों इसके राइट आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. भोला भाई देसाई, सी. KM मुंशी, सी. डी. सरदार पटेल, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें इसका राइट आंसर यहाँ पर लिखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी. भोला भाई देसाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था? ए.
वर्ष 1945 में, बी वर्ष 1946 में, सी वर्ष 1944 में, डी वर्ष 1947 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था। यह अभियोग चलाया गया था किस तारीख को? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1945 में। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। INA यानी कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ए लाल किला दिल्ली में, बी ग्वालियर फोर्ट में, सी आमेर फोर्ट में, डी आगरा फोर्ट में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। कौन सा? ए लाल किला दिल्ली में। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। INA यानी कि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त INA के 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरबख्श सिंह और ढिल्लन और कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकील या वकीलों का नेतृत्व भोलाभाई देसाई ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं किसके लिए? ए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, बी 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में, सी संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में, डी आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में याद किए जाते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा डी औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थीं, कौन कौन सी? नंबर 1 वेबल योजना, नंबर 2 शिमला सम्मेलन, नंबर 3 नौसेना विद्रोह, नंबर 4 आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। तो इसमें कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर 1945 की जो प्रमुख घटनाएं थी वेबल योजना और उसके अतिरिक्त यहाँ पर दूसरा शिमला सम्मेलन और नौसेना विद्रोह 1945 का नहीं था, आज़ाद हिंद फौज यह घटना थी। तो यहाँ पर कोड के माध्यम से देखें 1 2 4 और 1 2 3 यहाँ पर है, कट जाएगा। 2 3 4 ये भी कटेगा। सी में 1 2 4, तो इस प्रकार सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को जो कथन अनुसार दी गई है। वेबल योजना 14 जून 1945 को, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक, नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 को हुई थी, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा नवंबर 1945 को। तो इस प्रकार यहाँ पर इनकी हमने डेट के अनुसार भी महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा की है। और अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ए जी.के. गोखले, बी सी.आर. दास, सी बी.सी. पाल, डी बी.जी. तिलक। इन चारों ऑप्शनों में से सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु
कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, CR दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? ए, सुभाष चंद्र बोस। बी, सरोजिनी नायडू। सी, मौलाना आज़ाद। डी, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, जवाहरलाल नेहरू। देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त हम एक नए पेज पर देखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थापक कौन थे? संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। स्थापना कब की थी? स्थापना की थी 3 मई 1939 को। 1939 को कहाँ की थी? मोकर, उन्नाव में। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखते हैं एक अगले नए पेज पर। सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना। शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति करना यह उद्देश्य था। और इनके साथ में अन्य सदस्य कौन कौन से थे? तो यहाँ पर देख लेंगे। देवव्रत विश्वास, महासचिव थे। ये महासचिव थे। विश्वंभर दयाल। राष्ट्रीय महामंत्री थे। राष्ट्रीय महामंत्री। तथा स्वामी सहजानंद भी थे। स्वामी सहजानंद इनके सहयोगी थे। यहाँ पर राइटिंग इसकी बिल्कुल गड़बड़ है, लेकिन आप नोट्स में हमने जो बोला है उसको
आसानी से लिख सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं हम आपको कि 6 जुलाई 1944 को 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी जी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो यह रेडियो के प्रसारण के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से एक प्रकार से रिक्वेस्ट की थी, राष्ट्रपिता कहकर या राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हुए महात्मा गांधी जी को कहा था। तब महात्मा गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधि दी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधि दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था कि देशभक्तों का देशभक्त, देशभक्तों का देशभक्त, यह उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। और शाही नौसेना से अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, उससे संबंधित हमने आपको कोई जानकारी नहीं दी थी, तो यहाँ पर हम आपको ओरली एक बार उसकी भी जानकारी दे देते हैं कि शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था 18 से 23 फरवरी 1946 को हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज़ HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी थी। यानी कि 1100 जो नाविक थे, यानी कि पानी वाले जहाज़ पर नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव, जो नस्लवाद के तरीके से भेदभाव उनके साथ किया जाता था, और ख़राब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल की थी। उनमें सैनिकों की मांग क्या थी? सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज़ की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, रिहा किया जाए। क्योंकि BC दत्त एक जो जहाज़ के नागरिक थे, उन्होंने जहाज़ की दीवार पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे थे। अगला पॉइंट क्या है? इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तो उन्होंने जब नौसेना में जो विद्रोह किया था सैनिकों ने, उन्होंने यह कहकर आत्मसमर्पण किया था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। और कहा किसने था? यह क्वेश्चन बन सकता है। तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस प्रकार हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला टॉपिक हम आपके लिए कल लेकर उपस्थित होंगे, जो शायद कैबिनेट मिशन से संबंधित हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा और आपको यह
जानकारी और क्लास MCQ कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और इसकी इन सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट आधुनिक भारत के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर इन सभी क्लासें पड़ी हुई हैं, वहाँ से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। उसके अलावा RRB रेलवे के लिए जो साइंस हमने पढ़ाई है उसकी तीनों सब्जेक्ट की यानी कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और केमिस्ट्री, इन तीनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भूगोल, हिंदी, पॉलिटी, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उन सभी को आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।